हेलो लर्नर्स, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो और बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के साथ। और मेरा नाम है अनुभव शुक्ला और मैं आपको पढ़ाने आया हूँ यहाँ पे मैथमेटिक्स। और स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस में। और यार आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और देखो यार, इसको समझने के लिए बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। और मेरे साथ जुड़े रहना है और वीडियो को एंड तक देखना है ताकि बिल्कुल भी कहीं भी डाउट ना रहे। और यार अगर डाउट होता भी है ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर बताएं, उसका मैं आंसर आप लोगों को दूंगा, या सीधे हमारी ईमेल में बताएं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो यार बिना देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ फंक्शंस, ठीक है। और यार ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, इजी भी है। अब फंक्शन क्या होता है, हम लोग रिलेशंस पढ़ चुके हैं कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो जाके हमारी प्लेलिस्ट को चेक करें, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा वहाँ से लेक्चर, ठीक है। तो रिलेशन क्या होता था, किसी भी ए क्रॉस बी का सबसेट होता था, ठीक है। लेकिन अगर उसी रिलेशन में मैं कुछ रूल लगा दूं, ठीक है, कोई रूल लगा दूं और जो कि एसोसिएट होगा एलिमेंट्स ऑफ सेट ए या सेट बी के, ठीक है। जो एलिमेंट सेट ए के होंगे वो किसी रूल से बंधे होंगे जिसका जो है हमें रिजल्ट मिलेगा, एक यूनिक रिजल्ट मिलेगा जो कि सेट बी में होगा, ठीक है। ऐसे रिलेशन में अगर कोई भी रूल लगा दें तो वो फंक्शन कहलाता है, ठीक है। और इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है, फॉर एनी टू नॉन एम्पटी sets A and B, a function f is defined from A to B is a rule which associates each element of set A to a unique element of set B, या इन सेट बी कर लेना है यहाँ पे, इन सेट बी, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई रिलेशन हमने निकाला उसमें कोई रूल लगा दें तो जो एलिमेंट ऑफ ए होंगे वो एसोसिएट होंगे एक यूनिक एलिमेंट जो कि सेट बी में होंगे, उसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें दिखाना है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी फंक्शन को, तो एफ सच दैट ए टू बी, यानी कि एक कोई फंक्शन है जो कि ए से बी के बीच में एक फंक्शन है। इसको एक और तरीके से करते हैं, ए टू बी और ऊपर एफ लिख दिया, तो ये फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसको कुछ लोग मैपिंग भी बोलते हैं कि हम लोग मैप करने जा रहे हैं कुछ, ठीक है। किसी अगर मैप को दिया जाता है तो वो एक रूल्ड की तरह होता है, ठीक है। और इसी तरह से फंक्शन को भी दूसरा नाम दिया गया मैपिंग, ठीक है। अब कुछ जगह सवाल आता है कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकालो किसी फंक्शन की। हम लोग से रिलेशन में पढ़ चुके हैं कि रेंज, डोमेन और कोडोमेन क्या होता है। उसी तरह बिल्कुल सेम चीज़ हमें यहाँ अप्लाई करनी है और डोमेन, कोडोमेन और रेंज निकाल लेनी है। वो कैसे करते हैं, जो डोमेन होगी वो हमारा जो होगा एलिमेंट सेट ए के होंगे, ओके। और जो रेंज होगी उसकी जो इमेज बनेगी, जो रूल से हम लोग इमेज निकालेंगे, ठीक है, उसे ही हमारी रेंज हो जाएगी। लेकिन कोडोमेन अभी भी सेट बी ही रहेगा, ठीक है। तो यार इसका जो डेफिनीशन है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसकी डेफिनीशन नहीं लिखा रहा हूँ कि ये क्या होता है वो क्या होता है, मैं सीधे अब जा रहे हैं हम लोग समझने एक सवाल की मदद से कि रेंज, डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं वो सवाल क्या है। सवाल कुछ इस तरह का है, लेट, या सॉरी, अगर मान लो इफ़, अगर सेट ए जो है हमारे पास ए बी और सी है और जो बी सेट है
वो है 2, 4, 8 और 16 है। ठीक है, एक कोई फंक्शन बना दिया गया है हमारे पास a to b से, f such that a to b, then find डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। कैसे निकालेंगे? अभी रिलेशन जो है हमें नहीं पता है, क्या रिलेशन किसी तरह से इसको रूल किया गया है वो हमें नहीं पता है, बट मैं सिर्फ और सिर्फ समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि हमें अगर रेंज, डोमेन और कोडोमेन पहचाननी तो कैसे पहचानेंगे। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से बना लेंगे, सेट ए है, ये सेट बी है, और ये कुछ रूल किया गया है एफ से, जिसका नाम है फंक्शन दे दिया गया। यहाँ लिख दिया ए बी सी। जब कोई रूल दिया गया तो ए से जो इमेज मिलती है वो 2 मिल जाती है, 4 मिल जाती है, 8 मिल जाती है और 16 मिल जाती है। तो ए की जब वैल्यू डालते हैं या कुछ रूल दिया होगा वहाँ पे, वो मुझे नहीं पता है यहाँ पे क्योंकि सवाल में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। और बी से जब किया गया तो वो 4 मिल रही है, सी से जब किया गया तो 8 मिल रही है। ये 16 अलग से एक एलिमेंट हमको मिल गया, एक्स्ट्रा एलिमेंट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जो ए बी सी हैं यही हमारी डोमेन है। ठीक है, और जो इसकी इमेज मिल रही है 2, 4, 8 वो हमारी रेंज है, और जो सेट बी है वो हमेशा की तरह कोडोमेन है। तो कोडोमेन जो हो गया वो हमारा हो गया 2, 4, 8 और 16, यानी कि अगर ठीक से कहा जाए तो सेट बी है। ठीक है, अब यार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो कि ग्राफ की मदद से हम लोग समझते हैं। ठीक है, जिसको बोला जाता है, जिसका नाम है सम स्पेशल रियल फंक्शन। इसको बहुत आसान से समझना और समझते हुए हम लोग आगे पढ़ते चले जाएंगे। और यार अगर इसके और भी अच्छे लेक्चर्स चाहिए ना तो आप लोग हमारा पेड एक प्लेटफॉर्म है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग इसके और भी ग्राफ देख सकते हैं कि मान लो अगर हमारे पास मॉड में x+5 है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, मॉड में log x+5 है उसका ग्राफ कैसे बनेगा, या log ऑफ x+x² या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। वो सारे हम लोग जो है पेड प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हैं और वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को बोर्ड्स में मदद मिल जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सम स्पेशल रियल फंक्शन। हेडिंग यही लगा लो, सम स्पेशल रियल फंक्शन। ठीक है, अब ये फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह से है, जैसे मान लो हमारे पास y = mx एक लाइन होती है। ठीक है, होती है, तो उसी को नाम दे दिया गया आइडेंटिटी फंक्शन। एक होता है कांस्टेंट फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनकी रेंज, डोमेन, कोडोमेन और उसका ग्राफ देखेंगे, बेसिक ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो चलो मैं पेज पलट देता हूँ। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो y = x लाइन होती है एक। ठीक है, जिसका स्लोप जो होता है वो 45 डिग्री होता है। ठीक है, y = mx एक लाइन होती है जहाँ पे स्लोप m है और m की वैल्यू 45 डिग्री है। ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है वो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, बट फिर भी समझने के लिए अगर देखा जाए तो ओरिजिन से पास होते हुए ये 45 डिग्री पे बनता है। तो ये y एक्सिस हो गई और ये x एक्सिस हो गई, और ये जो हमारा ग्राफ है ये y = x है। और यार ये पॉलीनोमियल फंक्शन लग रहा है, तो पॉलीनोमियल फंक्शन की जो डोमेन और रेंज होती है वो रियल नंबर होती है। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन हो गई वो हो गई r, जो रेंज हो गई वो भी हो गई r, सिंपल। ठीक है, इसी तरह से दूसरा जो सब होता है फंक्शन वो होता है कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट है यानी कि कांस्टेंट को एक रियल वैल्यू ले लो, जैसे कि 5 ले लिया न्यूमेरिक वैल्यू, 10 ले लिया न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से जो अगर हम इसको एक फंक्शन माने तो फंक्शन का नाम दे सकते हैं fx,
इसी तरह से y इज इक्वल टू एफ एक्स बोलते हैं, हम हमेशा एफ एक्स को y एक्सेस में दिखाते हैं, इसलिए y इज इक्वल टू एफ एक्स मान लिया और एफ एक्स को नाम दे दिया k। अब k एक कांस्टेंट है तो ये एफ एक्स है, यानी कि जब हम y डालेंगे, जैसे जैसे x की वैल्यू डालेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि ये y x एक्सिस के पैरेलल आएगा। ठीक है, तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। मान लेते हैं ये जो दूरी है वो k है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ बना हुआ है वो बना हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू के। ठीक है, तो ये था हमारा कांस्टेंट फंक्शन। तीसरा फंक्शन जो होता है वो मॉडुलस फंक्शन होता है, तो इसको मैं यही दिखा देता हूँ। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम होता है एब्सोल्यूट फंक्शन। ठीक है, जिसका नाम होता है एब्सोल्यूट फंक्शन। इसकी डेफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वो डेफिनीशन क्या है वो देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स होता है। ठीक है, अब मॉड एक्स है तो इसमें एक निगेटिव वैल्यू भी मिलेगी और एक पॉजिटिव वैल्यू भी मिलेगी। अच्छा, मैंने इसकी डोमेन और रेंज नहीं बताई। इसकी जो डोमेन होती है वो होती है रियल और रेंज जो होती है वो कांस्टेंट होती है। जो के होती है हमारी वही रेंज बन जाती है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है। इसकी अगर डेफिनीशन अगर देखें तो एक्स पॉजिटिव का एक्स कब आएगा, जब हमारे पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब निगेटिव का x कब आएगा, जब इफ़ x इज़ लेस देन 0। ठीक है, जब x छोटा होगा तो निगेटिव वैल्यू आएगी, और अगर x बड़ा होगा या पॉजिटिव होगा या 0 होगा तो हमारे पास हमेशा जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू -3 दिया हुआ है तो हमारे पास वैल्यू आएगी +3। ये तो हम लोगों ने सीखा हुआ है। बट अगर मान लो हमारे पास कुछ और दिया हुआ है, ठीक है, ये कब आएगा, जब -3 दिया है मान लो हमारे पास एफ एक्स जो दिया हुआ है वो मॉड के अंदर +3 दिया है तो बाहर +3 आएगा। ठीक है, अब अगर इसका ग्राफ बनाना है हमको तो ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ देखते हैं। ग्राफ एक तरफ आ रहा है पॉजिटिव, एक तरफ आ रहा है नेगेटिव। पॉजिटिव कब आ रहा है, जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव की लाइन बन गई। निगेटिव कब आएगा, वो इधर बन जाएगा। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, ये हो गया ओरिजिन और ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। ये बन गया हमारा मॉडुलस फंक्शन। अब जो चौथा फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन a⁴x इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू a⁴x, ये हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब यार इसके दो केस बनेंगे। एक तो वो जब a बड़ा होगा, यहाँ पे a बराबर 1 नहीं है, a जो है वो 1 से बड़ा होगा या 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, 0 से 1 के बीच में लाई करने का मतलब 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/5 होगा, लेकिन 0 से 1 के बीच में लाई करेगा या तो a से 1 से बड़ा होगा, यानी कि 5⁴x होगा या e⁴x होगा, जिसकी e की वैल्यू होती है 2.3 समथिंग होती है। ठीक है, वो बहुत लंबी वैल्यू है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसके दो केस बनेंगे। जब a ग्रेटर देन 1 होगा, केस 1, जब a जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, इस केस में जो इसकी डेफिनीशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ये ग्रेटर देन 1 तब होगा फॉर x इज लेस देन 0। ठीक है, 1 कब होगा, जब x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। किसी की पावर 0 होती है वो 1 होता है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, ये एफ एक्स की डेफिनेशन हो गई। इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ये मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू 1 है और यहाँ से जो ग्राफ उठेगा वो बिल्कुल यहाँ से उठेगा और यहाँ से
चला जाएगा ऐसे। तो ये जो ग्राफ बना है हमारे पास y इज इक्वल टू a⁴x है, कब? जब a ग्रेटर देन 1 है। इसका दूसरा केस होता है वो जस्ट इसका अपोजिट होता है, जब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो उसकी डेफिनीशन तो यही रहेगी बट ग्राफ बदल जाएगा। ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से बदल जाएगा। अब हमारा जो फंक्शन होगा वो कुछ यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। पूरा ग्राफ ही बदल गया। ये कब है? जब 0 से 1 के बीच में लाई करेगा a। तो ये हमारा जो हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सेम इसी तरह से हमारे दो फंक्शन और होते हैं जिसका नाम है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। उसके बारे में भी देख लेते हैं। अब ये इवन और ऑड क्या होता है? इवन हम लोग सीख चुके हैं कि जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और ऑड फंक्शन 3, 5, 7, 9, 11 ये हमारे ऑड फंक्शन होते हैं। ऑड फंक्शन और भी होते हैं जैसे कि cos x हो गया, ये हमारा एक ऑड फंक्शन है। ये चेक कैसे करते हैं कि इवन है कि ऑड है? अच्छा, अगर इवन फंक्शन हमको ऑड करना चेक करना है तो कैसे करेंगे? एक तरीका तो ये होता है कि जो बुक में होता है, ठीक है। बुक में क्या तरीका होता है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -x डालते हैं fx में, और अगर वो fx के बराबर आ जाए, जो हमारा रियल fx है वो फिर से fx के बराबर आ जाए, जब -x डालें हम लोग fx में, तब हमारा जो गिवन फंक्शन होगा वो एक इवन फंक्शन होगा। और इसी का जस्ट अपोजिट, अगर x बराबर -x डाल दें हम लोग fx में अपने रियल में, और वो माइनस ऑफ fx निकल के आता है, तो वो ऑड फंक्शन होता है। जैसे कि x³ एक ऑड फंक्शन है। कैसे? जब x बराबर -x डालेंगे, व्हेन x इक्वल्स टू -x, तो -x का क्यूब हमेशा -x आएगा, ठीक है। -x³ फिर से आ जाएगा। तो जो गिवन फंक्शन है वही फिर से माइनस ऑफ fx आ गया, तो ये एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। और अगर इवन फंक्शन चेक करना है तो जैसे x² -x डाल के देखो, -x² फिर से आएगा। तो जो फंक्शन है वही फंक्शन आ गया हमारे पास, तो ये हमारा एक इवन फंक्शन है। तो इसके लिए एक हेडिंग लगा लो और इसकी डेफिनेशन लिख लो। इवन फंक्शन, if we put x equals to -x in given function and it results becomes same, then the function known as इवन फंक्शन। ओके, एग्जाम्पल लिख लो इसके। x² sin x एक्सेट्रा, ठीक है। sin x भी एक हमारा इवन फंक्शन है। अब ऑड फंक्शन अगर लिखना है तो ऑड फंक्शन की मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतना चेंज कर देता हूँ कि x अगर हम उसका एग्जाम्पल दे देते हैं, ऑड फंक्शन का एग्जाम्पल जो है वो हो गया x³ और cos x एक्सेट्रा। बाकी सब कुछ सेम है, केवल थोड़ा सा चेंज करना है। इफ़ वी पुट x इक्वल्स टू -x इन गिवन फंक्शन एंड इट रिजल्ट बिकम्स नेगेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, देन इट इज़ नोन एज ऑड फंक्शन, और उसका एग्जांपल हो जाएगा x³ और cos x। इसके ग्राफ जो हैं वो हमने अलग से डिस्कस कर रखे हैं, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा, और अगर यार ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।